हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑन द स्पॉट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है भुवन सिंह बिष्ट जी, जो कि सामाजिक क्षेत्र में रहते हुए आज ये अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करें। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, जय उत्तराखंड। मेरा नाम भुवन सिंह बिष्ट और मैं उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मैं अभी जो दायित्व है मेरा वो है केंद्रीय संगठन मंत्री उत्तराखंड। ओके, तो सर जैसे अगर हम बात करें, आप हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं, तो उससे जुड़े हुए आपके क्या कार्य रहे थे? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले मैं जो है हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो संबंध रहे हैं वो हमारे गोरक्षपीठ से रहे हैं। तो मेरा गोरक्षपीठ में काफ़ी आना जाना है, वहाँ रहना है। तो इसीलिए जो है मैं बहुत प्रभावित हुआ योगी आदित्यनाथ जी से, तो उनकी कार्यशैली से। तो मैंने हिंदू युवा वाहिनी जोड़ी और उत्तराखंड के अंदर हिंदू युवा वाहिनी को लेकर के ही मैं आया। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा 2 बार और 3 लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी जोड़ी थी, जो करीब करीब हमने 4 से 5 साल में 11 लाख की संख्या में पहुंचाया था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि मतलब 4-5 साल में 11 लाख लोग उत्तराखंड में जुड़ना हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी में हमने बहुत बढ़िया टीम बनाई थी और गौ सेवा करी, भैरव सेवा करी। हमें मंदिरों का जीर्णोद्धार, जहाँ पर सरकार और जहाँ पर लोगों की आस्था का काम होता है और वहाँ पर जो नहीं हुआ है काम, हमने यहाँ पर नंदेश्वर महादेव है हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच में एक अंडर टांडा बैरियर में, जी वहाँ जाकर के देखिए हमने वहाँ पर जो है फेंसिंग करवाई, लेबलिंग करवाई और मंदिर में काम करवाया। लेकिन हाँ, 15-20 लाख रुपए वहाँ पर लगे, हमने लोगों से चंदा करवाया। अच्छा। जिन माताओं के बच्चे, जो बहन थी जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे शादी के लिए, वो शादियां भी हमने करवाई। हम ये नहीं कहते हैं कि हमने खुद अपनी जेब से, हमने चंदा करवाया। लोगों के साथ हमारी एक यूनिटी बहुत बढ़िया थी। हमारे जिला अध्यक्ष और बाकी के जो लोग हमारे साथ काम करते थे, लाला बनियों से हमने मदद ली और उस बच्चे के लिए किसी ने साड़ी दे दी, किसी ने ब्लाउज दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने आटा दे दिया। बहुत अच्छा भंडारा भी करवा देते थे और ब्राह्मण से लेकर के सारी व्यवस्थाओं को बना करके अच्छी शादी करवा दिया करते। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है कि लोगों के सहयोग से ही, जैसे हम कहें ना, तो धीरे धीरे करके ही आगे चीजें बढ़ती है। तो सर, जैसे उत्तराखंड युवा वाहिनी से आप जुड़े रहे, तो फिर अब इसके बाद आप लालकुआं विधानसभा से राजनीति के क्षेत्र में आ रहे, तो ऐसा क्योंकि समाज सेवा से अब राजनीति की तरफ? जिस प्रकार से मैं काफी लंबे समय से जो है मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिए, मैंने हल्द्वानी से नैनीताल में भी मैंने काम किया, लेबर सप्लाई का काम किया और मैन पावर्स का काम और कंस्ट्रक्शन का काम मेरा कार्य है। तो मैं यहाँ से राजस्थान तक लगातार जो है ये कार्य करता था। और उसके बाद जो है, जो हमारे को समय बचता था, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, जो भी समय निकालते थे, हम अपने सनातन धर्म के लिए निकालते थे। उस दौरान जो है मैंने काफी 25-26 साल से हमने ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को वोट किया। पहले हमने कहा कि ये राष्ट्र पार्टी अच्छा करेगी जी, फिर दूसरी राष्ट्र पार्टी आई। एक ने कहा कि भाई हम सत्य सनातन वाले लोग हैं, हमारे को सपोर्ट करो। हमने वाकई सपोर्ट भी किया और वोट भी किया। और कांग्रेस की पार्टी आई, कांग्रेस की पार्टी ने जिस प्रकार से कार्य किया, हमने कहा इसको हटाओ, अभी इसको करो। तो हमने दोनों पार्टियों को आजमाया और 26 साल हो गए आज। 26 साल में समस्याएं जस की तस रखी हुई है। अच्छा, तो मतलब इन समस्याओं को लेकर देखते हुए आपको लगा कि उत्तराखंड क्रांति दल अगर आता है तो इन समस्याओं को निस्तारण किया जा सकेगा? किया जा सकता है, लेकिन ये निस्तारण किया जा सकता है। एक्चुअल क्या ना, मन में एक पीस थी जी। जिस प्रकार से मैं दिल्ली भी जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र भी जाता हूँ, मैं पूना भी जाता हूँ, मैं हर प्रदेशों में मेरा जाना बिजनेस के तौर तरीके से जाना आना रहता है। मैंने देखा कि जो प्रदेश, जिस प्रदेश का व्यक्ति है, उस प्रदेश में वहाँ की लोकल की जो है एक पार्टी जो है वो सक्रिय है। हाँ, ये तो और लोकल की पार्टी सक्रिय है तो लोकल के विचारधाराओं से, उनकी भाषा बोली से उसका बड़ा प्रभाव रहता है। जी, तो हर प्रत्येक आदमी जो है उस भाषा और उस समाज की बड़ी रिस्पेक्ट करता है। हमने कहा, हम तो जब भी देखा हमने तो ये नेशनल पार्टियों के साथ ही हमने काम किया। और हमारा जो है उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जिसने ये प्रदेश दिया है।
जी हाँ, ये चीज तो है। इन सारी चीजों को हर व्यक्ति भूल चुका है, क्षणिक लाभ से भूल चुका है, या इतना प्रभावशाली हमारे नेता नहीं रहे, जो भी रहा हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। जी 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 या बिल्कुल। फिर छल प्रपंची ज्यादा रहे होंगे, या जयचनों की लाइन ज्यादा रही होगी। हाँ तो उस प्रकार से जो है हमारा उत्तराखंड क्रांति दल जो है पीछे रह गया। तो मैंने समस्या देखिए आज हमारे इस इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए HR मैनेजर हमारे लोग हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हमारे लोग हैं, जी जो जी मूल निवासी हैं, हाँ और स्टोर डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग हैं, लेकिन उनके वो जो काम करते हैं कंपनी के अंदर, सारे के सारे हमारे बाहर से लोग हैं। कोई पुणे से हैं, कोई राजस्थान से है, कोई गुड़गांव से है, कोई दिल्ली से है। तो उनके जो हेड डिपार्टमेंट में है वहां से है, और उनके जो हेड हैं वो सब ऊपर वाले हैं, बाहर वाले, और उनके हाथ में सारा नियंत्रण रहता है। वो जिस प्रकार से कार्य करवाना चाहते हैं, जिस प्रकार से वो जिस भाषा में, जिस शैली में काम करवाना चाहते हैं, उस शैली में हमारे मूल निवासी को काम करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश उसने किसी गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी मनमानी को एक्सेप्ट नहीं किया, 2 मिनट में उनका रिजाइन होता है। हाँ, और उसके बावजूद उनको नौकरी मिलना मुश्किल है सिटकुल के अंदर। तो इसलिए वो भावना, उन लोगों की भावनाओं को सुनकर के भी मैं थोड़ा आहत हुआ ओके। कि मैंने कहा यार, ये उत्तराखंड में रहने के बाद, ये देवभूमि में रहने के बाद, देवभूमि की जमीन है, देवभूमि की सारी चीजें होने के बावजूद भी यहाँ का व्यक्ति जो है अपने आप को जो है महफूज नहीं समझ पा रहा है। ये जाए तो जाए किसके पास? भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में राज करती है, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में राज करती है। वो तो जो उनके खास लोग होते हैं सिर्फ उनकी सुनती है, आम जनमानस के लिए कहीं जगह नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं उत्तराखंड क्रांति दल में आया। ओके। उत्तराखंड क्रांति दल जो है, ये उत्तराखंड क्रांति दल जो है, ये उत्तराखंड का दिल है। जी जी अच्छा, तो ये मतलब दिल और दल को हम कंबाइन कर सकते हैं कि ये उत्तराखंड क्रांति दल। ओके ओके। तो सर ये तो हो गई बेसिक बातें। तो अब जैसे आप लालकुआं विधानसभा से हैं, तो लालकुआं विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क, पानी, इन सब चीजों को लेके आपकी क्या धारणा है? देखिए, सबसे पहला जो है लालकुआं विधानसभा से लेकर, मैं पूरे लालकुआं विधानसभा की बात करता हूँ। आप बागजाला देख लीजिए, प्रतापपुर, मानपुर देख लीजिए, या फिर आप लालकुआं देख लीजिए, बिंदुकट्टा जी। वहां पर जो है 50 सालों से जो है एक बड़ी गहरी समस्या में जो लोग वहां के जूझ रहे हैं, वो है तुम्हारे राजस्व ग्राम। ओके। कांग्रेस की सरकार आती है, कहती हम बना के देंगे, हमको वोट दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जैसे चुनाव सामने आया, 1 वर्ष रह गया, तो ये माहौल गर्म हो जाता है, और ये अपने अपने तरीके से लोगों को भरमाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ छल प्रपंच करना शुरू कर देते हैं, उनके हार्ट बटन को दबाना शुरू कर देते हैं कि हम बना के देंगे, हम ये करेंगे। उसमें कार्रवाई चल रही होती है। कोई जाकर के एक लेटर ले जाकर के अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाएगा, ये राजस्व ग्राम का ही फोटो है, उसी के लिए चर्चा चली है। अरे जब 4 साल तुमने बीत गए, 4 साल में आपने विधानसभा में कितनी बार बोला? एक विधायक जो जनप्रतिनिधि है किसी भी विधानसभा का, उसका काम यही है कि अपने विधानसभाओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए वो बात करे, उनके लिए लड़ाई लड़े और उनको धरातल पे उतारे। इसीलिए जो है जनप्रतिनिधि चुन करके लोग वो भेजते हैं। हाँ, ये चीज तो लेकिन आज तक का मैं ये रिकॉर्ड है हमारे लालकुआं विधानसभा का, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट काम है, लोगों को एक एड्रेस नहीं मिला, उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र देती है भारतीय ये तुम्हारा उत्तराखंड सरकार। लेकिन लालकुआं बिंदुकट्टा के गोलापार के लोग हैं जो पहाड़ों से आते हैं, वो पहाड़ से अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र ला करके पुलिस में, आर्मी में या किसी भी चीज में जो अपना आवेदन करते हैं, वहां से स्थायी निवास प्रमाण पत्र ला करके फिर वो उसके लिए मान्य होता है। लेकिन उनने पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी निकाल दी है। कितना दर्द होता होगा उन्हें कि अपने डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए आपको पहाड़ जाना पड़ेगा। वो राजस्व ग्राम हो जाता, वो जमीनें उनके नाम पे हो जाती, वो सारी चीजें फैसिलिटी उनको मिल जाती, तो ये समस्या आती ही नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये समस्या बनी हुई क्यों है कि वो उसको राजस्व ग्राम नहीं बना रहे हैं, या फिर क्या वो वहां पे कब्जा की हुई जमीन है, या किस तरीके से वो भूमि है जो कि इस बात पे बात चल रही कि उसको राजस्व ग्राम घोषित किया जाए? क्योंकि जैसे और अगर हम बात करें, नजूल भूमि तो बहुत जगह है हल्द्वानी में, जैसे दम्बर डूंगा वगैरह है,
बट वो किस तरीके की भूमि है जो कि उसके लिए बात की जा रही है कि उसको राजस्व ग्राम बनाया जाए? देखिए वो है तुम्हारे ऐसे ही जो है राजा जी पार्क करके, ऐसे ही राजा जी पार्क और ऐसे ही जो है 12 पार्क हमारे पूरे भारत में है। ओके। तो राजा जी पार्क में जो है ये अलॉटमेंट किया गया है, गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किया है और लीज में दिया हुआ है। ओके। लीज में देने के बाद जब वहां पर लीज में देने के बाद वहां पर के लोग रहने लगे, आने लगे, तो उन लोगों ने उनको सड़कें दी, उनको रोडें सड़कें दी, स्कूल बना करके दिए, पानी दिए, उनको मकान नंबर दिए, वो सारी फैसिलिटी दी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने पहले उनको, आपको पता होना चाहिए, अगर तुमने उसको वो दे रखा है तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए कि आप मकान नहीं बना सकते, आप अपना घर नहीं बना सकते। आपने लीज दिया तो उस लीज में आपने सारी चीजें देनी चाहिए थी। जब वो सारी चीजें हो गई, ये उत्तराखंड जो है उत्तराखंडियों का है। जी जी। हम ये सारी व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। उत्तराखंड बनता है यहाँ के लोगों से, यहाँ के जंगली जानवरों से, यहाँ के पेड़ पौधों से, यहाँ की भूमि से। तो ठीक उसी प्रकार से जब उनकी नीड हो गई है और आबादी इतने विस्फोट से बढ़ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कैसे कैसी चीजों को गवर्नमेंट संडे के दिन जो है कोर्ट खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। तो ये एक छोटा सा मैटर था। और जो रहने वाले लाखों लोग हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख लोग हैं, उन लोगों को वो जमीनें उनको दे देनी चाहिए, उनका अधिकार दे देना चाहिए। जब आपने, या तो उसी टाइम आपको उसको रोकथाम करनी चाहिए। बनबलपुरा का मामला देख लीजिए जी। ये इलेक्शन के टाइम में ही जो है इसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इधर सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें चलती रहती है कि किसी तरीके से उसका अट्रैक्शन लेकर के हमको सिर्फ वोट मिल जाए, इलेक्शन खत्म, मामला ठंडा बस्ते में चले जाता है। ठीक उसी प्रकार से राजस्व ग्राम का भी हमेशा यही चलता है। ओके। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लालकुआं विधानसभा में राजस्व ग्राम का है। राजस्व ग्राम, अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता पे आई तो सर्वप्रथम राजस्व ग्राम का जो समस्या है उसको 2 मिनट में सेट करेगी। तो जैसे अगर इसको हम राजस्व ग्राम के देते तो ऐसी बहुत जगह भी होगी और जगह भी होगा जहाँ पे राजस्व ग्राम का इशू होगा। जैसे शायद दम्बाडूंगा में तो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में जो आता है उसमें को तो राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है। पर उत्तराखंड में और जगह भी होगा। ऋषिकेश में है, इधर है, बहुत जगह है। सब लोगों को जो है उनके अधिकार मिलने चाहिए। अच्छा। जहाँ पर दो 4 पीढ़ियां निकल गई हैं, पैदा हो गई है, उन लोगों के मकान बन गए। वह कोर्ट भी कहता है कि 12 साल किसी भी अवैध जगह पे आप रह रहे हो, बिजली का बिल है आपके पास, तो वो आपकी जगह है। लॉ कहता है कि आपको घर बनाने की उसमें क्या कहते हैं परमिशन देता है। 12 साल में, 15 साल में अब लगातार काम कर रहे हैं, रह रहे हैं वहां पर, अपनी जीविका चला रहे हैं, तो आप वहां के मालिकाना अधिकार है। तो इनको 40, 50 साल हो गए, उनको मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। और ये नेशनल पार्टी इसको करेंगी नहीं ना। ऐसे 12 पार्क हैं और पूरे भारत में कई हजारों लोग, कई लाखों लोग रह रहे हैं, तो इनको तो जवाब सारे प्रदेशों में देना पड़ेगा, सारे पूरे भारतवर्ष में देना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आपने वहां पर किया था तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारी क्षेत्रीय दल आता है तो हमारे को किसी, पूरे भारत में किसी को कुछ कहने की जवाबदेही नहीं है। हमारे को हमारे उत्तराखंडियों से मतलब है, हमारे पहाड़ के लोगों से मतलब है, हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि में रह रहे हैं उन लोगों से मतलब है। जी जी जी। हाँ, ये चीज तो ठीक है सर। ये तो थी मूलभूत सुविधाओं की बात। और अगर हम बात करें शिक्षा की, तो आपके क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि लालकुआं विधानसभा में शायद अटल उत्कृष्ट स्कूल भी खुले हुए हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है और प्राइमरी स्कूल जो है वो किस स्थिति में है? प्राइमरी स्कूल बिल्कुल बदहाल है। बदहाल इसलिए हैं, वहां बच्चे भी नहीं है और वहां शिक्षक भी नहीं है। जो शिक्षक होंगे वो महिलाएं होंगी, वो स्वेटर बुनेंगी, पुरुष तो मैंने देखे नहीं। हफ्ते में 15 दिन में कोई टीचर आ गया तो आ गया। जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में स्कूल में डेवलपमेंट किया है, वो LKG से ही स्टार्ट करते हैं और 12th तक करते हैं जी। अगर प्राइमरी पाठशाला स्कूल खोल रखे हैं उनको स्टॉप करना चाहिए और इंटर कॉलेज में ही 1 से लेकर के 12वीं तक का शिक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो प्राइमरी पाठशाला का जो टीचर है वो अगर किसी प्रकार से कुछ शॉर्टेज है तो वो वहां भी पढ़ा सकता है। तो टीचरों का जो है हमारा, कम टीचरों में हम ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। बैलेंस बना रहे, बैलेंस बना करके ये काम करना चाहिए, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए, लेकिन इस चीज में किसी का ध्यान है नहीं। यहाँ पर सिर्फ जो है खनन की चीजों में, और जो इनके ऊपर आकाए बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें नहीं मतलब है तुम्हारे संस्कृति से, तुम्हारे मतलब से, तुम्हारे स्कूल से।
आज देखिए कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। ये तो पूरे है। पूरे भारत में ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ये इसीलिए चल रहे हैं कि आज का जो जेनजी है उसका भविष्य खतरे में है। हाँ, और वो जागरूक भी हो चुका है। जागरूक मजबूरी है, मजबूरी है। अगर वो जागेगा नहीं तो मरेगा, सुसाइड करेगा। कई लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। हाँ, जब अग्निवीर लाए थे तो तब भी वो था। अभी इनफैक्ट नीट पेपर के समय कितने लोगों ने बताइए, अब अग्निवीर का पकड़ के देख लीजिए। ये जो है ये सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है उत्तराखंड। बड़े तादाद में यहाँ से हमारे भारत की रक्षा सुरक्षा, बॉर्डरों की सुरक्षा करने के लिए मतलब एक पैशन है। हाँ। हर गांव से, कि हर गांव से, हर वो जगह से जो है सुबह 4 बजे आप उन कंदराओं में देख लीजिए, गली मोहल्ले में देख लीजिए, लड़के आपको 4 बजे से दौड़ना शुरू करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो 4 साल वो अपना जीवन सेट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने इस प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी करी, आंख मूंद दिए कि 4 साल उनको नौकरी कराने के बाद आप मैंने मंत्री का कुछ वो भी सुना था कि सबसे पहले अगर यहाँ पर अग्निवीर का व्यक्ति अगर हमारे सामने आएगा तो हम उसको उसकी सिक्योरिटी गार्ड की हम जिम्मेदारी देंगे, हम उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। कहने का मतलब है 4 बजे से दौड़ने वाला व्यक्ति सरकार की नौकरी करने के बाद आपकी वो सिक्योरिटी की जॉब उसको ऑफर कर रहे हो, क्या उचित है? क्या ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब जो सर्विसेज में जो वेपन चलाना, वेपन ट्रेनिंग करके आ रहा है एक तरीके से देखा जाए, और अगर ऐसे बच्चे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये किसी गलत दिशा में पड़ गए तो भारत बहुत बड़े खतरे में हो सकता है। पड़ ही जाएंगे ना, पड़ जाएंगे। लेकिन इसका तो ये सीधा जो अग्निवीर 4 साल के लिए कराइए ना, हम मना नहीं करते हैं 4 साल का, उसके लॉन्च तो बनाइए। आप 4 साल यहाँ करिए, उसके बाद आप पुलिस में भर्ती होंगे, आप जंगलात विभाग में भर्ती होंगे, आप जितने फोर्सेस के बूट बेल्ट की जितनी भी नौकरियां हैं, इन अग्निवीर को जैसे ही आने के बाद उनके इंटरव्यू फाइनल करवा के, उनकी ट्रेनिंग करवा करके तुरंत इनको दूसरी जगह बहाली कर देना चाहिए। मान सम्मान तो ये कहता है कि आपने वहां करी, फिर आप पुलिस में जा रहे हैं तो जीवन भर आप बूट बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, आपको देशभक्ति आ गई वहां से। आपको पता चल गया बंदूक कैसे चलानी, उठना कैसे, बैठना कैसे, वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद आप पुलिस में काम करेंगे तो वही निष्ठा से काम करेंगे। आप जंगलात विभाग के फोर्स में काम करेंगे तो उसी निष्ठा भाव से कार्य करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि 4 साल के बाद आदमी को तुम एक 18, 19 साल, 20 साल के लड़के को तुम 20 लाख रुपए दे दो, उससे कहो कि ये 20 लाख रुपए हैं, आप अपना जीवन सेटल कर लीजिए, आप अपना बिजनेस सेटल कर लीजिए। कर पाएगा? नहीं, वो तो मुश्किल रहेगा। वहां से वो सल्यूट मार के आर्मी की नौकरी करने के बाद उसको पता ही नहीं है मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, मुझे काम क्या करना है। वो उन सारे पैसों को जो है वो दूसरी दिशाओं में और दूसरी जगहों में सलाहकारों के चलते जो है अपना पैसा भी घुस कर देगा और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ ना कुछ गलती काम करेगा। आजकल तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉड जो हो रहा है कि किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 9 लाख रुपए, ऐसे ठगी तो बहुत चल रही है। साइबर फ्रॉड कहें या किसी भी तरीके का फ्रॉड कहें, तो हम तो अपनी जनता से भी यही गुजारिश करेंगे कि कभी भी अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं या फिर जो प्रॉपर रजिस्टर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि मैं 1 हफ्ते में पैसे डबल कर दूंगा, या ऐसे कोई भी स्कीम्स नहीं होती। अच्छा सर, तो आगे बात करते हैं। जैसे आपने खनन की बात की, तो खनन और भू माफिया को लेकर उत्तराखंड बड़ा चर्चे में रहता है। तो अगर हम बात करें, इसको लेके आपकी क्या स्पष्ट नीति रहेगी? देखिए, खनन से जो है हमारा हल्द्वानी क्षेत्र की बात बोलूं मैं, नैनीताल होता है खनन, बढ़िया खनन का काम होता है यहाँ पर। बाजपुर, सुल्तानपुरी पट्टी, ये उधम सिंह नगर वाला जो बेल्ट है, ये भी खनन के नाम पर जाना जाता है। जैसे तुम्हारे हरिद्वार में होता है, हरिद्वार में भी अच्छा खनन होता है। तुम्हारे कोटद्वार में, वहाँ भी नदियाँ बहुत अच्छी आती हैं, तो यहाँ भी खनन होता है। देहरादून में भी खनन होता है। तो हमारी इन नदियों से जो है बहुत सारा रेता निकलता है। तो इसमें कुछ क्यूबिक मीटर के हिसाब से कुछ खुदने का कुछ लॉज है। 3 फीट निकलेगा कि 4 फीट निकलेगा कि 5 फीट निकलेगा कि 6 फीट निकलेगा, ऐसे करके कुछ वो उसकी गाइडलाइन आती है। लेकिन उस हिसाब से खनन खुदता तो आज गोला जो है इतनी गहरी नहीं होती। जो आज पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी है, वो पुल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। गोला एक आती थी तो गोला में घुटने से पानी कभी ज्यादा नहीं होता था। इतनी चौड़ी गोला चलती थी और आराम से सारी चीजें होती थी। और उस टाइम में जो है बरसात 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश आती थी। अब तो बारिश भी कम आती है और समस्याएं इतनी गहरी हो गई हैं क्योंकि खनन खोदते 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 जो है
इन्हें इतनी गहरी कर दी हैं गोलाएं, इतनी गहरी कर दी हैं, ओके। ये जो है बहुत दिक्कत वाली बात है। और लेकिन अभी जितने भी हमारे, आप मोटा हल्दू में देख लीजिए, हल्दू चौड़ में देख लीजिए, तुम्हारे ये रामपुर रोड में देख लीजिए या गोलापार में देख लीजिए, ये जितने भी डंपरों के स्वामी हैं, जी। जितने भी, आप उनके पास जाकर के 2 मिनट बैठ जाइए और उनसे पूछिए, आपके पास 5 डंपर हैं, 4 डंपर हैं, 3 डंपर हैं, आप इनसे कितनी कमाई कर रहे हैं। एक बंदे को जो डंपर, उसने सिर्फ जो है अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए चला रहा है। ओके। और जितने भी स्टोन क्रशर वाले हैं वो मनमानी काश्तकार को रेट दे रहे हैं। हाँ, ये तो है, ये तो खैर। और गवर्नमेंट इसमें बात नहीं करती है कि उनने डंपर भी खरीदा है, वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मालिक को कुछ पैसा तो मिले। उनने ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर को 15 से 20 हजार रुपए जो भी तनख्वाह मिलनी है वो उसका पैसा आ रहा है, और बाकी जो है वो खनन में जितने टैक्स हैं वो जा रहे हैं। और बाकी अमित शाह का टैक्स तो आपको पता ही होगा कि आप टोल, वो तुम्हारा रॉयल्टी के बाद जो है अमित शाह जी का भी टैक्स पड़ता है, उसमें बनता है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड होता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। उसको टैक्स लगाने के बाद जो स्वामी है डंपर का, वो जो है फ्री ऑफ कास्ट में जो है काम कर रहा है। उसके साल में एक डंपर अगर 6 महीने तो चलता है, 6 महीने बंद ही रहता है, वो 6 महीने में अगर उसने 10-20 हजार रुपए अगर कमा लिए होंगे तो बहुत बड़ी, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए कमा लिए होंगे तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी जो मेंटेनेंस है, टायर का मेंटेनेंस है, इंजन का मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस है, और उसके बाद जो है पुलिस पर वो तो है, और उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, और आते जाते पुलिस का जो है उसमें जुर्माना है। जंगलात विभाग की नजर है, अगर आधा 1-2-4 कुंटल ऊपर नीचे हो गया तो समझ लीजिए कि इसने तो पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस गया ये। अच्छा, ये भी है। तो बिल्कुल, आप छोटे छोटे से देख लीजिए, आप पिकअप वालों को देख लीजिए, पहाड़ों में जो सामान लेके जा रहे हैं, सब्जियां लेकर के जा रहे हैं, ट्रक लेकर के जा रहे हैं, इन लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। पर लेकिन जैसे पहाड़ों की अगर हम बात करें, वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लगाम थोड़ा सा जरूरी भी है, क्योंकि वो वेट लिमिट होती है ना, कई बार एलिवेशन बहुत मायने रखता है। तो उसके हिसाब से अगर उसके इंजन नहीं बने होंगे तो वो बैक मार जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों के हिसाब से, बट प्लेन्स में तो थोड़ा सा लिबर्टी होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा जो ओवर इनकम हम जिसको कहते हैं वो यहाँ पे जनरेट कर पाए। देखिए, उसका ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति जो है यहाँ से पिथौरागढ़ जा रहा है, उसने 7,000 रुपए का बुकिंग करी, 7,000 रुपए में उसने बुकिंग करी, यहाँ से वो उतना माल मटेरियल लेकर के जाएगा। आप जो 7,000 रुपए के हिसाब से उसको 15,000 रुपए की पेनल्टी मार दो। ओके, हाँ, ये चीज तो 15,000 रुपए की पेनल्टी में वो अपने बाल बच्चे और वो कैसे करेगा, उसकी भरपाई करेगा तो करेगा कैसे। उसने थोड़ी सी तो गलती करी थी, अगली बार वो थोड़ा सा और बढ़ करके गलती करेगा कि उसकी भरपाई हो जाए। हाँ, तो वो तो हमेशा नीचे 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 आते ही चला जाएगा। करे ना गवर्नमेंट, इसमें सख्ताई करे, जितना ज्यादा है वहीं पर निकाल के साइड में रखे। हाँ, ये आप उसको नेक्स्ट डे में लेकर के जाओ, कैसे भी लेके जाओ, जो तुम्हारा वजन है ज्यादा है तो उसको उतार दो वहीं पर। ओके। तो सामान जिस दिन उतरना शुरू हो जाएगा उसको 500 रुपए का चालान काट दो, 400 रुपए का चालान काट दीजिए जो उसका रहता है। बाकी उसका जो सामान है वो सामान उतरवाओ, वहीं पर उतरवाओ जहां पकड़ रखा है। तो आपकी ये सही है, पर लेकिन जैसे मुझे लगता है ना, इंडिया में मतलब जुगाड़ू लोग जो होते हैं बहुत होते हैं। इसी से मुझे दिमाग में आ रहा है ना, लोग क्या करेंगे कि ठीक है, जहां तक नहीं पकड़े गए वहां तक तो हम एक्स्ट्रा सामान लेके जाते हैं, फिर वो कहेंगे कि हमारे सामान तो पुलिस कस्टडी में बच ही जाएगा, अगले दिन के लिए हमें पूरा हल्द्वानी तक नहीं आना ना, क्या आधा सामान हम वहां से कैरी करके ले जा लेंगे या किसी के थ्रू आगे भिजवा देंगे। बट ये लूप होल्स इंडिया में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ढूंढ ही लेते हैं लोग। ना देखो, ऐसा ना, जब तक इसमें सख्ताई नहीं होगी, लेकिन क्या किसी ना ये जो मैंने ये कहा है कि उनका सामान उतार दीजिए, तो ये इसका एक डिसीजन बिल्कुल लास्ट डिसीजन नहीं है। हाँ, उसके बीच का रास्ता भी है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए है जो अपनी जीविका चला रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वो अगर वेट ज्यादा लेके जा रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है तो उसके पीछे जो है एक जेन्युइन सी समस्याएं रहती है। अगर वो जेन्युइन समस्या नहीं होंगी, तो ये वो ओवरलेट कभी लेके नहीं जाएगा। जी। अब सर, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, मैं कटाक्ष कर रहा हूँ आपकी बातों का, पर लेकिन ना एक हमारे एक सर थे, जब
हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता था। चालान शायद उस टाइम पे 200 रुपए थे ना, वो हेलमेट भी रखते थे साथ में और 200 रुपए भी रखते थे। वो कहते थे अगर पुलिस दिख जाए तो मैं पहन लूंगा, अगर पकड़ लिया मैं 200 रुपए तैयार रखूंगा, पर हेलमेट तब भी नहीं पहनूंगा। पर लेकिन जब उसका चालान बढ़ा तो तब उन्होंने हेलमेट पहनना शुरू किया है। तो कई बार ये भी होता है कि चलो थोड़ा सा ही तो चालान भरना पड़ा है, बट पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये बहुत एक्सीडेंटल, अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड है तो 70% जो इसमें है हिल रीजन है, 30% प्लेन रीजन है। तो वहां पे ना, और ऊपर को तो जाते हैं, आपने देखा ही है कि कैसी सड़कें नैरो होते रहती है, तो एक्सीडेंटल केसेस के हिसाब से वहां पे। बट हाँ, थोड़ा सा लिबर्टी कहीं ना कहीं वो होना चाहिए, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव। आपने इस बात के बारे में सही कहा। तो सर जैसे आगे बात करें, युवा भारत, आपको पता है युवा राज्य, युवा देश है, तो जो इनके लिए ऑप्शंस होने चाहिए आपके, चाहे वो रोजगार हो या नौकरी हो। नौकरी में तो आपको पता ही है आजकल पेपर लीक का कितने मामले सामने आ रहे हैं। तो उसके अलावा आप रोजगार के लिए क्या ऑप्शंस क्रिएट करेंगे अगर आप सत्ता में या फिर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो, विधायक के तौर पे? देखिए, अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता पे आती है तो सीधे सीधे हमारे बहुत बुद्धिजीव लोग हैं हमारे पास। सुरेश नेगी जी जैसे बुद्धिजीव हैं, हमारे डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी जैसे बुद्धिजीव हैं, हमारे 4 बार के विधायक हमारे काशी सिंह ऐरी जी जैसे बुद्धिजीव लोग हैं। तो बैठ करके इसमें बहुत अच्छा, हम जो ये उत्तराखंड है यहाँ पर बहुत सारा व्यवसाय हो सकता है ऊपर बैठ करके, इन पहाड़ों से, इन कंदराओं से। आज जो है इसी गैरसैंण के जंगलों से एक आयुर्वेदिक दवा बनती है, एक लकड़ी की। ओके। वो जो है उसका लिक्विड जो है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकता है वो। और वो रामदेव को जो है उनने जो है, सरकार ने जो है वो 3-4 टेंडर पड़े थे, वो सारे के सारे जो है रामदेव के ही थे, नाम बदल बदल करके। उनने जो है वो 1 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो लीज पे दे दिया है। तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है पैसे कमाने की। आप मैं बताओ, अभी ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये लाइटें जो है इसी पहाड़ की कंदराओं से बनती है। जमीन भी उत्तराखंड की है, जल भी हमारे उत्तराखंड का है। वो जो बना हुआ है, जैसे तुम्हारे टेरी डैम बना हुआ है, और भी बहुत सारे जो डैम्स बने हुए हैं, यहीं से बिजली बनती है। जी। वो जहां बिजलियां बनती है वहां पर हमारे उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो कितने परसेंटेज काम करता है, कितने परसेंटेज को नौकरी मिली। आधी समस्याएं तो सॉर्ट ऐसे ही हो जाएंगी। हाँ, ये तो है। आधे से ज्यादा समस्याएं जो है उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड में रोजगार मिल जाए ना, जो बाहरी लोगों को बुला करके कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। हमारे जितने भी लड़के हैं, वहां का कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा वो बिजली जो उत्पादन में जो काम कर रहा है उसके लिए सर्टिफिकेट बनते हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस बनता है, सबके पास एक्सपीरियंस है। तो वहां पर हमारा क्षेत्रीय मूल निवासी जो है वहां का कॉन्ट्रैक्टर भी रहे, और वहां पर जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट हैं वो हमारे मूल निवासियों के हो। आधे से ज्यादा नौकरी हमारे ये बिजली उत्पादन में ही निकल जाएंगी। और इसी प्रकार से अनंत चीजें हैं। हाँ, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जंगलात विभाग में हो गया, तुम्हारे ये जंगलात डिपो में हो गया, बहुत सारी। अभी मैं आपको एक रिसेंटली और एक चीज बताऊं, हमारे पास साधनों की कमी। तो ये तो थी सर स्वरोजगार की बात। तो अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों की, तो उसमें जो पेपर लीक और भर्ती परीक्षा होती है, तो उसकी पारदर्शिता को लेके आपकी क्या रणनीति रहेगी उत्तराखंड के लिए? क्योंकि सेंट्रल के लिए तो हम बात नहीं कर सकते अभी, तो उत्तराखंड में भी आए दिन आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं कि पेपर लीक होते हैं, और उसमें उत्तराखंड के ही लोग हैं। देखिए, क्योंकि अगर फॉर्म भरने की बात है तो अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो क्या उसमें रिजर्वेशन उत्तराखंड के लोगों के लिए बढ़ेगा, या किस तरीके से उसको उस पर पेपर लीक जैसी कोई चीज है नहीं, स्पष्ट बात बताऊं, ये स्कैम है। हमारे पास पैसे की कमी लग रही है, लोगों को, जनता को लूटना है, तो उनने एक वैकेंसी निकाल कर अखबार में भेज देनी है। 10,000 की वैकेंसी उन्हें पता है। 2 करोड़ आदमी हमारा बेरोजगार लड़का घूम रहा है, पढ़ा लिखा होकर के घूम ही रहा है, तो उनने 10,000 की वैकेंसी निकालनी है और 5 करोड़ लोगों ने डाल देना है। 2 करोड़ ने उसमें जो है आवेदन डाल देना है। आवेदन डालना है, 500 रुपए शुल्क, रोडवेज का किराया बढ़ा, होटल चले, वो पैसा कहाँ से आया? फिर लास्ट में क्या करना, उसका कोई रिजल्ट निकालना ही नहीं है जी। उसको कह देना है कि ये लीक हो गया। आप देखें ना, IAS PCS के पुराने जो है समूह गौ के जो फॉर्म है, जो समूह गौ के आ रखे थे, वो अभी तक जो है बच्चे तो तैयारी कर रहे थे, वो अभी भी डोल रहे हैं।
हाँ, है ये तो उसमें है। आज इसमें रेट पड़ गई, उसमें रेट पड़ गई, इसमें रेट पड़ गई, आज जो है पेपर लीक हो रहा है। ये इनको इसमें काम ही नहीं करना है, सिर्फ पैसा कमाना है और निकल जाना है। अभी रिक्वायरमेंट बताओ ना, कहाँ पर क्या क्या है, किन किन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट एकदम फिक्स करके निकालो। आज टीचर्स कितने चाहिए, प्रिंसिपल कितने चाहिए, प्राइमरी में कितने चाहिए, यहाँ कितने चाहिए, हमारे को किस विभाग में कितनी चीजों की कमी है, उस प्रकार की सूची निकलवा के टंगवाइए और उतनी रिक्वायरमेंट भेजिए तो आदमी करे। उनने कहा नहीं 5,000 भर्तियां, 10,000 है, 50,000, 20,000 है, लास्ट में जो है पेपर लीक का बहाना करके पैसा लपेट करके निकल जा रहे हैं। तो ये बाहरी ताकतें हैं ये, ऐसा इसमें कोई वो नियम कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ जो है इनकी नीयत को ठीक करने की आवश्यकता है। हाँ, ये तो है कि कई पेपर ऐसे हैं कि जो लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं। शायद 2016 या 2018 वाले जो है उनके भी कईयों के मतलब रिजल्ट आउट हो गया, बट अब आजकल तो वो प्रचलन चल गया कि मुख्यमंत्री जी जो है वो आपका नियुक्ति पत्र देंगे। अभी देहरादून में जैसे इससे पिछले वाला जो पेपर लीक हुआ था उसमें सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं सीबीआई जांच करूंगा। क्या हुआ उस सीबीआई जांच का? पता चला किसी को? अखबार में आया सीबीआई जांच में कौन पकड़े गए थे, है ना? तो वो जड़ें अंदर तक हैं, वही लीक कराते हैं, वही सारी चीजें हैं। अरे उस टाइम में वो हाकम जो है बड़े फेम में आया था। वो हाकम जो है शादी में समारोह में फूल माला देते हुए इन्हीं मंत्रियों के पास दिखते हैं, वो उन्हीं के चाहने वाले हैं, उन्हीं से उनकी साठगांठ है। तो क्या कहोगे, पेपर लीक नहीं है, ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयत ठीक हो जाएगी, पेपर कह रहे हो मंदिर से एक चप्पल चोरी नहीं होगा। बस नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अरे जो मुखिया, घर का मुखिया जब टाइट हो जाता है ना, तो बाकी को मजबूरी है ठीक सही से काम करने का। जी जी जी, हाँ, कि पता डंडा लेके खड़ा है, आओगे तो लास्ट में इधर ही घर पे ही ना तो कैसे कर लोगे आप गड़बड़? हाँ, तो ये है, नियत ठीक करने की जरूरत होनी चाहिए। अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेशवासियों को अपने परिवार की तरह देखने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ये एक देवभूमि है, इसको देवभूमि की तरफ देखने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है। मतलब वो कहा जाता है ना कि ये उत्तराखंड है, यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती है पर लोग सीधे साधे होते हैं करके। अच्छा सर, तो अगर हम आगे बात करें, आपको विधायक बनने का अवसर मिलता है, तो क्या 3 चुनौतियां रहेंगी या क्या 3 ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र? देखिए, चुनौतियां और समस्याएं जो हैं, इन चुनौतियों के लिए, इन समस्याओं के लिए तो हम हैं। ये समस्याएं नहीं है, ये कार्य हैं। जिनको चुनौतियां कहते हैं वो चुनौतियां नहीं है, वो कार्य हैं। वो किसी कारणवश जो है लोगों ने वो कार्य किए नहीं है। कुछ चुनौतियां नहीं है। जैसे एक छोटे से बालक का काम है कि सुबह नाश्ता कर देना, उसके बैग में टिफिन रख देना, उसका जो है उसका सिलेबस रख देना। वो उसके लिए चुनौती नहीं है, उसका कार्य है। ठीक उसी प्रकार से विधानसभा में जो कार्य नहीं हुए हैं, उसने करने नहीं या करना नहीं चाहा, या फिर उसके बस में नहीं था, या उनके मुखियाओं ने उनको मना किया था, बहुत बड़ी चीजें हैं। एक जो मैं तो ये मेरा मन ये कहता है कि एक विधानसभा में जो विधायक बना है उसका मन करता होगा, अंदर से उसकी आवाज आती होगी कि मुझे ये सारी चीजें करनी चाहिए, ये मुझे करना चाहिए, लेकिन ऊपर से जो इनकी एक आइडियोलॉजी है ना, उसको लेकर के ये काम नहीं कर पा रहे, छटपटाए हुए हैं। आज हर आदमी के पास पावर है। जितने विधायक हैं, इन सारे विधायकों के पास पावर है, पैसा, पोजीशन है, ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो इनकी जो रकम बची होती है उसमें से इनका परसेंटेज ये ऊपर वाले फिक्स कर देते हैं। बाकी कहते हैं हमारे नाम से आप जीते हो, और जैसा हम कहते हैं उतना ही काम करो। अच्छा, आम जनमानस की भावनाओं को कुछ नहीं करना है। लास्ट में 1 साल जिस प्रकार से हम कहते हैं खरीदो, भड़काओ, झगड़ा करवाओ और चुनाव को बहुत महंगा करवाओ कि आम साधारण सा व्यक्ति आपके समक्ष आकर के चुनाव नहीं लड़ सके। हाँ, ये तो है। क्या चुनाव में ही अगर देखा जाए तो बहुत उससे पहले तक तो मतलब कहीं आपका अगर हम कहें लिकर बट रही है, कहीं पैसे बट रहे हैं, कहीं झूठे वादे हो रहे हैं, वो चीज चली रही है। अच्छा सर, तो अगर हम आगे बात करें, आप अपने क्षेत्र से विधायक तो बन जाते हैं, पर सरकार जो होती है, सत्ता पे जो आने वाली सरकार होती है, वो आपकी पार्टी की नहीं है। तो आपने जो अपने जनता से वादे किए हैं, उनको आप कैसे पूरे करेंगे? देखिए, ऐसा, मैं उस विधानसभा से जहां से चुन के आया हूं, मैं लड़ने के लिए चुन के आया हूं। मैं अपनी विधानसभा में जा करके उन सारी कमियों को पूरी जनता के समक्ष और विधानसभा में
खड़े होकर के एक एक चीज और एक एक समस्याओं को पूरे प्रदेश को गिनवाऊंगा। करवाना पड़ेगा, मजबूरी है, उनका काम है वहां बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का बैठा है तो वो आंख बंद कर लेगा। सारे लोग बैठे हुए, सब कुछ जान रहे हैं। हम कोई जेन्युइन चीजों के लिए कह रहे हैं जिसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये करना है, ये मिनिस्ट्री में है, इसके बगैर काम नहीं चल रहा है, ये समस्या में है। तो क्यों नहीं सुनेंगे? और नहीं सुनेंगे तो आने वाला पंचवर्षीय योजना फिर चल रही ना। हमने तो सबको बता दिया कि ये गलत चल रहा था, हमने इसको सारी चीजें करी, वो जनता देख रही है ना सारी चीजें जी। तो जनता तो सब कुछ आजकल मोबाइल पे देख लेती है। हाँ ये तो है, तो सोशल हम मीडिया की अपने पावर। कार्य में हम निष्ठावान से अपना कार्य करेंगे। हमारे जो कार्य हैं वो हमको 101% कार्य पूरे करने हैं। ओके हमें लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, धरना बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ओके हम अडिग हैं, हम वचनबद्ध हैं उनसे, उन जनता जनार्दन से हम वचनबद्ध हैं कि हम आपका काम करने के लिए हमको आप चुन के भेजिए, तो हम उनके साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो अब हम जैसे अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ है, तो आप हमारे अपनी विधानसभा जो क्षेत्र है उसके लोगों से आप क्या वादा करना चाहेंगे कि उन्हें भुवन सिंह बिष्ट जी को क्यों चुनना चाहिए करके, तो हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज ये है, जल जंगल जमीन मूल निवासियों का जो स्वाभिमान है वो कहीं उत्तराखंड के अंदर दब गया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र का मराठियों का मान सम्मान, गुजरात में जाकर देखिए गुजरातियों का मान सम्मान, ठीक उसी तरह उत्तराखंड के मूल निवासी जो भी हैं और उत्तराखंड के लोग जो हैं उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनको नहीं पूछा जा रहा है। और बहुत जरूरी है कि इस बार अपने मान सम्मान के लिए वोट करें और अपने जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए वोट करें। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ है भुवन सिंह बिष्ट जी, जो कि विधानसभा लाल कुआं से विधायक पद के प्रत्याशी उत्तराखंड क्रांति दल से हैं। तो मेरा सभी हमारे दर्शकों से एक विनम्र अपील रहेगी, सवाल पूछिए, जवाब सुनिए, फिर उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका एक वोट सिर्फ एक विधायक को नहीं चुना जाता, बल्कि आगे आने वाले 5 सालों की दिशा को तय करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।